अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हमने पिछला सेशन को छोड़ा था। क्या हम डिस्कस कर रहे थे? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, बैंक आपसे कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, ताकि आपके नॉलेज में हो कि बैंक ने आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आप खुद भी अकाउंट फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश और उर्दू दोनों में प्रिंट किया होता है, आपके सामने होता है। बैंक ऑफिसर आपके सामने आपसे पूछ के वहाँ पे चीज़ें लिख रहा होता है। आप खुद अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना चाहें या अपने किसी दोस्त से, भाई से, सिस्टर से, किसी से फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप इजीली उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम पहले हमने डिस्कस किए हैं पिछले सेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट की टाइप कौन सी है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, किस किस्म का अकाउंट खोलने जा रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आज हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि रेजिडेंशियल एड्रेस 3 किस्म के हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं। क्या होगा आपका, आप रहायश आपने कहाँ, इस वक्त आपने रहायश कहाँ रखी हुई है, क्या वो आपकी परमानेंट रहायश है या आपकी रेंटल है या आप किसी और दोस्त के साथ या इस तरह किसी जगह पे आप रह रहे हैं। तीसरा होता है आपका मेलिंग एड्रेस। तो ये तीनों एड्रेसेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे भी होंगे आपने तीनों एड्रेसेस को अलग-अलग लिखना है, और हर एड्रेस को, बेशक अगर वो एड्रेस सेम भी हैं तो फिर भी आपने तीनों जगह पे अलग-अलग इनको मुकम्मल एड्रेस को लिखना है, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन न रहे। अमूमी तौर पे ये किया जाता है कि एक एड्रेस लिख दिया ऊपर, अगर वही एड्रेस नीचे आ रहा है तो हम उसको एज अबव लिख देते हैं, और नीचे अगर फिर वही एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस भी वही है, तो हम उसको भी लिख देते हैं एज अबव। नेवर एवर, कभी भी ऐसे नहीं लिखना। आपने हर जगह पे अलग अलग एड्रेसेस लिखने हैं। और मेल एड्रेस से मुराद ये है कि जहाँ पे आप अपने डाक रिसीव करना चाह रहे हैं। बैंक आपको कोई पोस्ट भेजता है, आपको आपका बैलेंस भेजता है, आपको आपके अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है एज पर स्टेट बैंक रिक्वायरमेंट, तो आपको उस एड्रेस पे मिलनी चाहिए जहाँ पे आप अवेलेबल हों। अगर आपका किसी स्टेज पे आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, फ़र्ज़ करें आप किसी रेंटल हाउस में रह रहे हैं, तो अब आप अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे बैंक को इन राइटिंग में अपना वो एड्रेस प्रोवाइड करें, ताकि बैंक का रिकॉर्ड आपके मूवमेंट के साथ साथ अपडेट होता है और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, और ना ही बैंक को आपसे रब्ता करने में या आपका मेलिंग एड्रेस पे कोई चीज़ भिजवाने में दुश्वारी हो। क्योंकि अगर बैंक आपको आपका बैलेंस भेजता है, बैंक आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, तो वो आपको डायरेक्टली आपको रिसीव होनी चाहिए। अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया, बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, तो जिस एड्रेस पे वो आपका वो जाएगी, स्टेटमेंट जाएगी या बैलेंस सर्टिफिकेट जाएगा, तो वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है जो है वो मुतासर होगी। इसलिए जैसे ही आप अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, पहले परमानेंट रहायश पे आप कहीं रह रहे हैं, आपका कहीं दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, वो मकान आप सेल कर देते हैं या कोई भी रीज़न होती है, तो आप अपना मुकम्मल एड्रेस जो नया है वो बैंक को आप प्रोवाइड करेंगे, इन राइटिंग में प्रोवाइड करेंगे, और आप तसल्ली करेंगे वहाँ पे बैठ के, कंफर्म करें कि आपका एड्रेस सिस्टम में अपडेट हो गया है। अगर आपका इवन आपका अपने टेलीफोन नंबर चेंज करते हैं तो आप टेलीफोन नंबर भी बाकायदा बैंक को इन्फॉर्म करेंगे कि ये मैंने नंबर अपना चेंज कर लिया है। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करते हैं तो वो भी आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया है, ताकि किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे आपका इन्फॉर्मेशन जो है, आपका रिकॉर्ड जो है वो लूज़ ना रह जाए या इनकम्प्लीट ना रह जाए, साथ साथ आपका रिकॉर्ड अपडेट होता है। क्योंकि ये एक बैंक और कस्टमर के दरमियान बहुत ही कॉन्फिडेंशियल किस्म का रिलेशन होता है। बाज़ औक़ात छोटी सी गलती की वजह से, आपकी गलती या बैंक ऑफिसर की गलती की वजह से आप बहुत बड़े नुकसान के मुतहम्मिल हो सकते हैं, जो कि कभी भी ऐसा बैंक कभी भी नहीं चाहेगा, और ना ही आप खुद चाहेंगे कि आपको किसी भी स्टेज पे किसी किस्म का आपके एड्रेस की वजह से, आपके टेलीफोन के नंबर की वजह से, आपके मेल एड्रेस की वजह से या किसी और वजह से, नेक्स्ट ऑफ किन की वजह से आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए या आपका कॉन्फिडेंस बैंक पे ख़त्म हो जाए।
तो बैंक वाले ये कोशिश करते हैं कि आपका जो भी एड्रेस है वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहें। इसलिए बैंक ऑफिसर जो हैं, बैंक अक्सर आपको भेजते रहते हैं कि आपको चीज़ें आपके पास पहुंचती रहें। इसलिए आप अपना जो भी एड्रेस आपका चेंज हो रहा है, आप बैंक को फ़ौरन इन्फॉर्म करें ताकि बैंक आपका रिकॉर्ड साथ साथ अपडेट करता रहे। ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपके इल्म में ये चीज़ें मौजूद रहें। फर्दर जो है आपका एड्रेस आ गया, उसमें आपका शहर का नाम आ गया, आपके रहायश का नाम आ गया, कहाँ पे आप रह रहे हैं, घर का नंबर आ जाता है, या जो भी है आपकी कॉलोनी है या आपका स्टेट्स है, कहीं पे भी आप हैं तो आपका आ जाता है। पोस्टल कोड आ जाता है, आपका ईमेल एड्रेस आ जाता है। और ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर आपको अगला पेज जो आपका होता है वो ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो क्या आप प्रॉफिट उस पर ले रहे हैं तो उस पर ज़कात आपने कटौती करवानी है। आप बैंक में आए हैं तो आपकी जो है कैटेगरी ऑफ कस्टमर क्या है। कैटेगरी ऑफ कस्टमर आई होता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपके कोई इसके अलावा किसी अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या जैसे भी है वो चीज़ें आपकी वहाँ पे मेंशन की जाती हैं ताकि आपका कैटेगरी कोड जो स्टेट बैंक ने दिया हुआ है वो लगाते हुए बैंक को किसी किस्म का परेशानी ना हो। जो आपके स्पेसिफिक है, फ़र्ज़ करें आप फार्मिंग करते हैं तो आपको वो एग्रीकल्चर वाला आपको कोड लगाया जाएगा। आप लाइवस्टॉक फार्मिंग है तो उसके लिए अलहदा कोड है, आप दूसरा ज़िम्मेदारा कर रहे हैं तो उसके लिए अलहदा कोड दिया हुआ है। स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की हुई है जिसमें आपका वो जो है स्टेट बैंक का कोड मेंशन किया जाता है। जैसे भी आप कस्टमर हैं, जिस किस्म का आपकी कैटेगरी है, बैंक आपका उसके मुताबिक आपका कैटेगरी मेंशन करेगा और आप बैंक को उसके मुताबिक अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उसका प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फार्मर हैं तो आप अपने उसके फ़र्द की कापी देंगे, या रजिस्ट्री की आपके पास कापी है, या आपका जो है आप जो वहाँ पे कर रहे हैं ज़िम्मेदारा कर रहे हैं उसकी आप कोई खसरा गिरदावरी वगैरह बैंक को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर से लेकर सर्टिफिकेट देंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपका जो है सैलरी स्लिप जो है वो आपकी वहाँ पे मेंशन की जाएगी और लगाई जाएगी उसके साथ, और इसके मुताबिक आपको कोड दिया जाएगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई और है, स्टूडेंट हैं, विडो हैं, कुछ भी है, आप उसके मुताबिक बैंक आपका वो मेंशन करेगा कैटेगरी कोड। फिर ये बैंक के बाद एक और होती है ऑप्शन कि आप क्या मार्केट की है बैंक के स्टाफ ने आपको, या वॉकिंग कस्टमर है। अगर आप वॉकिंग कस्टमर हैं तो बैंक बाकायदा अपने अकाउंट फॉर्म पे वो लिखेगा कि ये वॉकिंग कस्टमर है। उसके लिए बैंक थोड़ा सा रूटीन से हट के ज़्यादा कॉन्शियस होकर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। एक कस्टमर है वो आप उसको पिछले 20 साल से जानते हैं, उसके पास आप जाते हैं, आपका क्लास फेलो है, आपका कोई बचपन का दोस्त है, या आपका मोहल्लेदार है। जब आप उसके पास जाते हैं तो आपके पास उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो आपको उनको लिखने में किसी किस्म की तरद्दुद नहीं होता या मुश्किल पेश नहीं आती। बेशक आप उससे पूछ के लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले ही ऑलरेडी नॉलेज होता है। लेकिन जब आप वॉकिंग कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप उससे जो भी पूछ रहे होते हैं बड़ी एहतियात से पूछें और बड़ी पोलाइटली पूछें ताकि उसको किसी किस्म का कोई नागवारी महसूस ना हो, और आप आराम से, तसल्ली से, सुकून से वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। किसी किस्म की उसकी इन्फॉर्मेशन छुपाए ना। जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आप उसका जैसे मैंने आपको बताया आप उसका लिखेंगे कि वो ज़कात एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर करंट अकाउंट है तो फिर तो ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल है। अगर उसका सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए आप उससे पूछें कि आप ज़कात कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवा। अगर नहीं कटवाएगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम उसका ज़कात डिक्लेरेशन लेते हैं। मुस्लिम्स के लिए हम 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लेते हैं। एक डिक्लेरेशन होता है बैंक का, फॉर्मेटेड होता है, वो आप उस पर प्रिंट करके आपसे साइन लेते हैं। उसमें विटनेस का नाम आता है, उसका आपका अकाउंट नंबर लिखा जाता है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, और उसके साथ साथ आपके साइन लिए जाते हैं। और ये जो आप डिक्लेरेशन लेते हैं या तो आप अकाउंट नंबर के साथ ले लेंगे, या फिर अगर बाद में लेना चाहते हैं तो यकम शुबान जब नेक्स्ट रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले जो शुबान का महीना आता है, यकम शुबान से पहले आपने उसका वो डिक्लेरेशन ले लेना है और सिस्टम में मार्क कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप बाद में देते हैं तो आप पे ज़कात एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए अगर आपका अकाउंट 28 शबान को खुल रहा है तो फिर तो आप उसी वक्त दे सकते हैं साथ ही। लेकिन अगर आपका अकाउंट
पिछले किसी महीने में खुल चुका है ऑलरेडी और आपका ज़कात एप्लीकेबल हो रही है, तो आप यकम शबान से पहले, वैसे अमूमी तौर पे बैंक का स्टाफ जो है अपने हर उस कस्टमर को इन्फॉर्म करता है यकम शबान से पहले कि आप लोग अगर आपकी ज़कात नहीं कटवाना चाहते तो आप अपना डेक्लेरेशन हमें दे दें। डेक्लेरेशन में क्या होता है? डेक्लेरेशन में ये होता है कि आप लिख के उसमें बैंक को प्रोवाइड करते हैं कि मैं ये बैंक के थ्रू ज़कात नहीं कटवाना चाहता, मैंने खुद अपने हाथ से देनी है। आपको कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, मोहल्ले में कोई आदमी है या कॉलोनी में कोई पर्सन है, आप उसको, वो डिज़र्विंग है ज़कात के लिए, तो आप उसको देना चाह रहे हैं, तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें इन राइटिंग में डेक्लेरेशन के थ्रू कि मैं ये ज़कात खुद दूंगा, आप मेरे अकाउंट में से ज़कात कटौती ना करें। बैंक को उसके हिसाब से आपको मार्क कर देता है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आपका अकाउंट सेविंग खुला हुआ है तो उसके लिए भी आप एक सादा पेपर पे डेक्लेरेशन देंगे कि आई एम नॉट ए मुस्लिम एंड ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मी, तो वो बैंक अपने रिकॉर्ड में उसको भी मेंशन कर देगा। जैसे ही आप देंगे, अदरवाइज़ मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई भी है, अगर आपने सिस्टम में अपडेट नहीं करवाया हुआ, ज़कात का कॉलम को अपडेट नहीं करवाया हुआ, तो जो यकम रमज़ान को जब ज़कात की कटौती होती है तो उस वक्त आपके अकाउंट में से ज़कात सिस्टम काट लेगा। और यकम रमज़ान को बैंक हॉलीडे होती है, बैंक के जनरल बिजनेस नहीं होता, और रात के 12 बजे उसके तमाम अकाउंट रोक दिए जाते हैं, ATMs बंद कर दी जाती हैं, ताकि यकम रमज़ान के डेट में किसी किस्म के कोई विड्रॉल्स उसमें से ना हो, ताकि ज़कात प्रॉपर्ली एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन इससे पहले बैंक ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो उसकी लिस्ट निकाल ले, कि चेक कर ले कि इस वक्त हमारे अकाउंट कितने ज़कात एप्लीकेबल आ रहे हैं, या अगर गैर मुस्लिम है तो उसका ज़कात कटौती में तो नहीं जा रही, तो आप फौरी तौर पे उससे रब्ता करें और उससे, क्योंकि अमूमी तौर पे हम लोगों को पता होता है कि ये पर्सन जो है गैर मुस्लिम है और इसने मेरे पास ये सेविंग अकाउंट खुलाया हुआ है या फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, तो उसमें ताकि उसके प्रॉपर्ली मार्किंग हो जाए और उसका जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिस्टम में ये अप्लाई हो जाए, ताकि ज़कात की कटौती ना हो सके। आज के डेट में हम यहाँ पे अपना सेशन मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की अगले पार्ट में जाएंगे।